हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 4 होगा। लेक्चर 3 में हम लोग स्व प्रेरकत्व की बात कर रहे थे। वहां पर स्व प्रेरकत्व पढ़ा था, स्व प्रेरकत्व क्या होता है। और आज हम स्व प्रेरकत्व से रिलेटेड एक डेरिवेशन करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है किसी लंबी प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व। कल के लेक्चर में हमने किसी वृत्ताकार कुंडली का स्व प्रेरकत्व निकाला था। आज हम लंबी प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व निकालेंगे। हमने सपोज कर लिया, प्रणालिका तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जान गए हैं प्रणालिका क्या होती है। हमने सपोज कर लिया कि कोई प्रणालिका है, उसकी लंबाई, टोटल लंबाई प्रणालिका की स्मॉल एल है और प्रणालिका का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है और प्रणालिका के अंदर जो टोटल फेरे हैं, जो कुल फेरे हैं वो कैपिटल एन है। तब प्रणालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो हमें यहां पर लिखना है। तो प्रणालिका के अंदर, तब प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था बायो सेवर्ट, जो हमारा एम्पियर परिपथीय नियम था उसका यूज करके हमने प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। B बराबर μ0 Ni होता है। यहाँ जो B बराबर μ0 Ni है, यहाँ पर स्मॉल n आता है। स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरे होते हैं। ठीक है, जहां जो स्मॉल n है वो एकांक लंबाई में फेरे होते हैं। और एकांक लंबाई में फेरे स्मॉल n कैसे निकालते हैं? अगर हम सभी फेरों के लिए, टोटल फेरों के लिए अगर उसकी प्रणालिका की लंबाई का डिवाइड कर दें तो एकांक लंबाई में फेरे निकल आएंगे। तब ये रख दीजिए यहाँ पर, B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 कैपिटल Ni अपॉन L। अब प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व तो देख लीजिए कितना होगा। प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व, प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व तो L बराबर होता है N phi B अपॉन I। ये हमने स्व प्रेरकत्व का फार्मूला किया था, L बराबर N phi B अपॉन I। कैपिटल N ऐसा ही रहने दीजिए और phi B की जगह लिख सकते हैं BA, क्योंकि phi बराबर होता है BA और अपॉन में I। अब B की वैल्यू लगा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है प्रणालिका के अंदर, μ0 कैपिटल Ni और A तो चल ही रहा है और अपॉन में L इंटू में I से I कैंसिल हो जाएगा। सो L बराबर हो जाएगा μ0 N स्क्वायर A अपॉन L। ये प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पर, ये प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व हो गया हेनरी। समझ में आ गया? तो ये प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व L बराबर μ0 N स्क्वायर A अपॉन L। अब हम स्व प्रेरकत्व से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल के लिए करते हैं। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। 5 मिली सेकेंड में इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इसमें स्व प्रेरण गुणांक है 40 मिली हेनरी। स्व प्रेरण गुणांक को L से डिनोट करते हैं। कैपिटल L है 40 mH मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी में बदलना जरूरी है, क्योंकि जो ऐसा यूनिट होता है स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक का वो हेनरी होता है। तो मिली हेनरी को हेनरी में बदलने के लिए 10 टू दी पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5 मिली सेकेंड में डेल्टा टी का जो मान हमें दे रखा है वो 5 मिली सेकेंड है। यहाँ टाइम को डेल्टा टी से डिनोट किया गया है। जो हमने फार्मूला निकाला था उसमें टाइम डेल्टा टी था, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 5 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलिए, 5 गुणा 10 की पावर -3 सेकेंड। ये टाइम आ गया। धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। शुरू में धारा 2 एम्पियर थी, बाद में धारा हो गई 12 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन कितना हो गया, धारा में चेंजेस कितना हो गया? धारा 2 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर से कितनी हो जाती है?
12 मिली एम्पियर हो जाती तो धारा में परिवर्तन हो जाएगा। प्रारंभिक धारा 2 थी, बाद में धारा 12 है, तो 12 एम्पियर से 2 एम्पियर माइनस कर दीजिए, तो ये धारा हमारी आ गई 10 एम्पियर। धारा में परिवर्तन डेल्टा आई का मान 10 एम्पियर हो गया। अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई बताना है। फार्मूला होता है L बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यही तो फार्मूला हमने डिराइव किया था, ठीक है, ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो लगा दीजिए वैल्यू, यहां में ई बताना है तो ई निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू लगा दीजिए, एल की वैल्यू कितनी है 40, तो माइनस 40 गुणा 10 की पावर माइनस 3, और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, सॉरी 10 एम्पियर है, और डेल्टा टी है आपका 5 मिली सेकेंड, इसे सेकेंड में बदला था, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 30 सेकेंड। तो ये पावर 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिए 2 बार जाएंगे, तो ये आ गया माइनस 80 वोल्ट। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आपका माइनस 80 वोल्ट हो गया। अब यहाँ जो E है वो नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो हमेशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए यहाँ E को हम माइनस, या हमने E माइनस में निकाला है, या हम इसके लिए केवल E बराबर 80 वोल्ट भी लिख सकते हैं, माइनस हटा देंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे आंकिक मान, ये इसका आंकिक मान है, ठीक है। तो ये हमारा इससे रिलेटेड एक। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण। अभी तक हम लोग स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की बात कर रहे थे, अब होगा अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम किसी कुंडली में जो मुख्य धारा बहती है, जब हम उसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और ये जो स्वप्रेरण है, इस पर चौक कुंडली बताया था कि चौक कुंडली स्वप्रेरण की घटना पर आधारित है, लेकिन यहां पर अन्योन्य प्रेरण है, म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल हमेशा दो के बीच होता है। यहां पर हमें एक नहीं 2 कुंडलियां लेनी पड़ेंगी। जब हम पास पास रखी 2 कुंडलियों में से एक कुंडली ये है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, और एक कुंडली ये है, ठीक है। ये दूसरी कुंडली हमारी ये है, ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। दोनों कुंडलियों को हम पास पास रखेंगे। पहली कुंडली में कोई धारा चल रही है, तो जब हम पास पास रखी 2 कुंडलियों में से किसी भी एक कुंडली में बहने वाली धारा में कोई परिवर्तन करते हैं, जो पहले से धारा चल रही होती है उसे हम कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, या धारा स्टार्ट करते हैं, धारा को बंद करते हैं। ऐसा पहली कुंडली में करने पर जो उसके पास दूसरी कुंडली रखी होती है, उस दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। समझ में आ गया? तो अन्योन्य प्रेरण हमेशा 2 कुंडलियों के बीच होता है। चेंजेस हम एक कुंडली में करते हैं और प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा दूसरी में उत्पन्न होता है। अगर हम इसमें बहने वाली धारा में कोई परिवर्तन करेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फर्स्ट कुंडली में उत्पन्न होगा। समझ में आ गया? तो जब पास पास रखी 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा में कोई परिवर्तन किया जाता है या धारा को बंद किया जाता है, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन की घटना पर ही आधारित होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कुंडलियां होती, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। जो हम इनपुट देते हैं वो किसी एक कुंडली प्राथमिक पर देते हैं, और जो चेंजेस होकर हमें आउटपुट मिलता है वो दूसरी कुंडली पर मिलता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन की घटना पर ही काम करता है, ठीक है। तो अब हम अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था अन्योन्य प्रेरण। अब हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों में डिफरेंस है। चलिए अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए पढ़ते हैं। हमने 2 कुंडलियां ले ली। पहली कुंडली में बहने वाली धारा हमने मान ली I1। पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, और जो दूसरी कुंडली है, इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है
वो हो रहा है E2। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि पहली कुंडली में धारा I1 है, और जब पहली कुंडली में हम I1 धारा प्रवाहित करेंगे, अभी बताया था कि जब दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा बंद करते हैं, धारा के लिए कम या ज्यादा करते हैं, तो दूसरी जो कुंडली होती है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो हमने मान लिया पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, और I1 धारा प्रवाहित होने पर दूसरी कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो φ2 है। पहली में I1 धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर φ2 हो और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है N2 φ2, वो पहली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है, जैसा कि हमने 100 प्रकरण में किया था। ठीक है, हमने मान लिया पहली कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। ठीक है, तब और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, तब N2 φ2 बराबर N2 φ2 अनुक्रमानुपाती I1। और जब भी हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो उसकी जगह पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, यहां कांस्टेंट हमने m लगा दिया, या m बराबर हो जाएगा N2 φ2 अपॉन I1। यहां पर जो m होता है वो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। यहां इसका मात्रक हेनरी होता है, इसका जो मात्रक है वो हेनरी है, जहां यहां बता दे रहे हैं कैपिटल M क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व है। जिन दो कुंडलियों की हम बात कर रहे हैं उन कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रदर्शित करता है कैपिटल M। अब हम यहां से अन्योन्य प्रेरकत्व की डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए, हमने पहली कुंडली में धारा I1 के लिए 1 एम्पियर ले लिया। यदि I1 बराबर 1 एम्पियर, तब M बराबर कितना आ जाएगा, I1 को 1 एम्पियर ले लेंगे तो M बराबर हो जाएगा N2 φ2। N की जगह N2 φ2 आ जाएगा, तो अतः यहां से देखिए डेफिनेशन क्या बन गई, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि पहली कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो। समझ में आ गया, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या यानी N फाई क्या होती है, फ्लक्स ग्रंथिकाएं होती हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि पहली कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो। तो ये डेफिनेशन आपकी अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरक गुणांक की हुई। इसकी हम दो डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि स्वप्रेरक गुणांक में हमने किया था। हमें यहाँ समझना दोनों डेफिनेशन के लिए है, लेकिन एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है तो आपको केवल एक ही लिखनी है, क्योंकि दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल है, इसलिए हमें यहाँ दोनों डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा इसकी निकाल के लाते हैं। तो देख ले दूसरी परिभाषा कैसे निकालेंगे। फैराडे का सेकंड नंबर में फैराडे का पहला नियम लगाते हैं, फैराडे के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से फैराडे का पहला नियम क्या होता है, E बराबर होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये डी फाई अपॉन डी टी एक ही बात है, यहाँ E की जगह E2 आएगा। हमने मान लिया दूसरी कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो E2 है, क्योंकि जब हम धारा पहली में चेंज करेंगे या प्रवाहित करेंगे, बंद करेंगे या कम ज्यादा करेंगे, तो हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी में उत्पन्न होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर E2 दिया है। E2 बराबर N2 और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन यहाँ फाई की जगह फाई 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए डेल्टा को कर दीजिए बाहर और N2 फाई 2 को अंदर करिए, अपॉन में डेल्टा टी चल रहा है और माइनस का डेल्टा। अब N2 फाई 2 क्या है, Mi1 है, Mi1 है, ये अभी हमने लिखा था M बराबर N2 फाई 2 अपॉन I। ये देखिए M बराबर ये लिखा था N2 फाई 2 बराबर Mi1, तो N2 फाई 2 की जगह Mi1 लिख देंगे अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, यहां से M को बाहर कर लीजिए, या फिर E2 बराबर हो जाएगा -m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। यहां से M बराबर हो जाएगा -E2 अपॉन
डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से आप लोग देख लीजिए परिभाषा क्या बन गई। ये फार्मूला हमारा बन गया। अब यहां से परिभाषा हम निकालेंगे, यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी को हमने 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लिया, तब m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर हो जाएगा माइनस का E2। लेकिन जब हम आंकिक मान लेंगे, इसका आंकिक मान लेंगे तो यहां माइनस का प्लस आ जाएगा। अब परिभाषा देखिए यहां से क्या बन गई, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है, जबकि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक। समझ में आ गया। देखिए दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है, जबकि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक, तो ये हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व की सेकंड डेफिनेशन हो गई। तो इन दोनों डेफिनेशन में से कोई सी भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। बाकी यूनिट की बात है, यूनिट इसकी भी स्वप्रेरकत्व की तरह हेनरी होती है, बिमा भी वही है जो स्वप्रेरकत्व की होती है, तो इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक का काम कंप्लीट हो गया। अब हम स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यह है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 मिली सेकंड में घट जाती है, तो यहां देख लीजिए जो धारा है वो स्टार्टिंग में 0.8 एम्पियर थी और अब 0.2 एम्पियर हो गई, तो धारा में परिवर्तन कितना हो गया, और वो भी प्राथमिक कुंडली है इसलिए डेल्टा I1 आएगा। अगर यहां परिवर्तन दूसरी कुंडली में हो रहा होता तो डेल्टा I2 आता। तो डेल्टा I1 बराबर अंतिम धारा आपकी 0.2 है, इसमें से प्रारंभिक धारा 0.8 एम्पियर को घटाएंगे, क्योंकि परिवर्तन कैसे पता चलेगा, अंतिम में से प्रारंभिक घटा दीजिए, तो ये बचेगा माइनस का 0.6 एम्पियर। ये प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन हो गया, और ये परिवर्तन कितने समय में हो रहा है, 4 मिली सेकेंड। तो यहां टी की जगह पर 4 मिली सेकेंड कर देंगे। इस मिली सेकेंड को आप सेकेंड में बदलिए तो 4 गुणा 10 की पावर -3 सेकेंड, ये इसका टाइम हो गया 4 मिली सेकेंड। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, E2 हमें बताना है। अब फार्मूला देखिए क्या होता है, m बराबर होता है -E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, हमें जरूरत है E2 की, सो E2 बराबर हो जाएगा -m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। m की वैल्यू कितनी है, m की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो है 1.76, तो यहां 1.76 लगा देंगे, और डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा I1 की वैल्यू लगा दीजिए, ये आपका माइनस का 0.6 एम्पियर है, और अपॉन में डेल्टा टी 4 मिली सेकेंड, 4 गुणा 10 की पावर -3 सेकेंड। अब यहां इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात 10 की पावर -3 को ऊपर पहुंचा के 10 की पावर +3 में बदल देते हैं, और माइनस और माइनस की गुणा प्लस, तो 1.76 इंटू में 0.6 इंटू में 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो गया, और अपॉन में चल रहा है 4। देखिए यहां 0.2 के बाद है, यहां 0.1 के बाद है, तो 0.3 के बाद, 3 के बाद 0.3 पावर को खत्म कर देगा। सो फाइनली आपका E2 बराबर आ जाएगा 176 गुणा 6/4। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएंगे, 4 चौक 16, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 चौक 24 और 2 26, तो ये आ गया E2 आपका 264 वोल्ट। तो जो EMF प्रोड्यूस होगा वो 264 वोल्ट हो जाएगा सेकंड कॉइल, ट्रांसफार्मर की सेकंड कॉइल में 264 वोल्ट EMF प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हो गया।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल वृत्ताकार कुंडली हैं, जैसे आप लोगों ने स्व प्रेरकत्व में किसी एक कुंडली थी उस पर निकाला था अन्य स्व प्रेरकत्व। यहाँ पर दो कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व हमें निकालना है। हमने मान लिया दो कुंडलियां हैं, जिन कुंडलियों की जो त्रिज्याएं हैं, दो वृत्ताकार कुंडलियां हैं, इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो R1 और R2 हैं। इनमें जो फेरों की संख्या है वो N1 व N2 है, ठीक है। और पहली कुंडली में जो धारा है वो हमने I1 सपोज कर ली। पहली कुंडली में धारा I1 सपोज कर ली, तब पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये B1 हम इसे मानेंगे क्योंकि पहली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, और वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni/2r होता है। लेकिन ये पहली कुंडली के केंद्र पर है, इसीलिए n की जगह n1 आएगा, I की जगह I1 आ जाएगा और r की जगह r1 आ जाएगा। ये पहली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया। हमें बताना है दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व। दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा ये हमें बताना है। अब m बताना है दोनों कुंडलियों के बीच, m बराबर N2φ2/I1। ये तो फार्मूला बताया था, m बराबर प्रूफ किया था। N2 को N2 रहने दीजिए, फाई की वैल्यू लगा दो। फाई बराबर होता है BA, तो फाई की जगह BA, लेकिन B की जगह B1 आएगा क्योंकि पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है, और क्षेत्रफल यहाँ पर दूसरी का लगेगा क्योंकि जो हमें अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है वो दो कुंडलियों के बीच निकालना है, क्योंकि जो चेंजेस पहली कुंडली के साथ होगा वो दूसरी कुंडली के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेगा। तो N2 ऐसा ही रहेगा, φ2 की जगह BA लगा दिया, B1 A2 लगा दिया, और अपॉन में चल रहा है हमारा I1। ठीक, N2 को ऐसा ही रहने दीजिए, B1 की वैल्यू लगा दो। B1 की वैल्यू है μ0 N1I1/2r1, और इनटू में A2 की जगह पर πr² यानी πr2²। तो m बराबर फाइनली हमारा हो गया, m बराबर μ0 N1 N2 अपॉन में, सॉरी I1 और चल रहा है, अपॉन में I1 है, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, μ0 N1 N2 और πr2/2r1। ये दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।